गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके। गुड सब इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ओके। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर कर रहे हैं वीकली। वीक 1 हमने स्टार्ट करा हुआ है। उसमें से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उसी को ही हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। Under which program is the Ministry of Ports, Shipping and Waterways developing the National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat? जो आपकी मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, उसके तहत कौन से प्रोग्राम के तहत वो वाली मिनिस्ट्री ने डेवलप करना है NMHC, कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो ये है आपका सागरमाला प्रोग्राम। तो सागरमाला प्रोग्राम के तहत आपके लोथल, गुजरात के अंदर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है। लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये आप देख भी सकते हो, ये पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है किस तरीके से बनाया जाएगा। Under the Sagarmala program, the Ministry of Port, Shipping and Waterways is developing the NMHC at Lothal in Gujarat. The complex will have museum, amusement parks, educational institute, hotels and आपके resort. तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा? म्यूजियम होगा, अम्यूजमेंट पार्क होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, होटल होंगे एंड आपके रिजर्ट होंगे आपके, है ना। और इट विल आल्सो रिक्रिएट लोथल सिटीज इन द कॉम्प्लेक्स। साथ में जो लोथल सिटीज है उसको भी दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। अब लोथल के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर हम इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या मिलती हैं, कुछ साइट्स मिली हैं। जैसे जिसमें से फेमस है आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, लोथल है ना। तो जो लोथल है इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? SR राव के द्वारा, और जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। लोथल एक प्रोमिनेंट सिटी है आपकी एनिशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी लगभग 2400 BC मतलब पुरानी है। उस वक्त इनकी क्या की गई थी? डिस्कवरी की गई थी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे साइट्स डिस्कवर की गई थी। एंड इट होल्ड्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट्स एडवांस्ड डॉकयार्ड, थ्राइविंग ट्रेड एंड रिनाउंड बीड मेकिंग इंडस्ट्री। और इसकी सिग्निफिकेंस से देखो, आपको पता है ना, जैसे हड़प्पा आपकी सभ्यता थी, देन आप जो साइट थी मोहनजोदारो थी, डिफरेंट डिफरेंट थी, कालीबंगन थी, आपकी जो रोपड़ है पंजाब के अंदर, वो भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक साइट है, एनिशियंट साइट है। उसी में से एक लोथल है। तो हर एक साइट पे कुछ ना कुछ यूनिक सी चीजें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे जो लोथल को जब डिस्कवर किया गया तो लोथल में क्या देखने को मिला? बहुत ही एडवांस लेवल का डॉकयार्ड, पोर्ट सिस्टम था यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा था, पता जो भी यहाँ पे चीजें पाई गई उसे ये पता लग रहा था कि यहाँ पे क्या करता था। यहाँ पे एक डॉक हुआ करता था और यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह, पोर्ट वगैरह हुआ करते थे। और एक बहुत ही बढ़िया बीड मेकिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे बीड्स मिले थे। Lothal's strategic position on the Sabarmati River made it a key trading hub connecting the Harappan cities of Sindh and Saurashtra. जो हड़प्पा सिटी है आपकी सिंध और सौराष्ट्र की, उनको भी ये कनेक्ट करती थी। क्योंकि जो लोथल है, लोथल की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये आपको पता है साबरमती जो रिवर है उसके किनारे पे है ये। साबरमती रिवर में से भी मतलब कि जो उसकी फर्दर एक सब ट्रिब्यूटरी है उसकी, वो मेरे को मतलब चलो मैं बता ही देती हूँ। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पे है ना। और भोगवा नदी क्या है? आपकी साबरमती की एक छोटी ट्रिब्यूटरी है। तो अबाउट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। तो जब ये तैयार हो जाएगा, और ये जब तैयार होगा तो ये किसके अंडर होगा? पूरा सागरमाला प्रोग्राम के अंडर। और ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगी जिसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले होगा फेज 1, जिसके अंदर NMHC म्यूजियम, which also includes an Indian Navy Coast Guard gallery, envisaged to be one of the largest in the country। मतलब जो आपकी इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका भी पूरा का पूरा आपको वहां पे ना म्यूजियम में उनको क्या किया हुआ, शोकेस किया हुआ होगा।
रेप्लिका बनाया होगा। और साथ में ही जो लोथल टाउनशिप हुआ करती थी पुराने वक्त की, तो उसके मॉडल का भी रेप्लिका वहां पे बनाएंगे म्यूजियम में, जैसे शोकेस करते हैं ना। लाइट हाउस म्यूजियम विच इज प्लान टू बी वर्ल्ड टॉलेस्ट। और ये जो कि आपका लाइट हाउस ऑफ म्यूजियम है, ये सब क्या हो गया, माना जा रहा है ये वर्ल्ड का भी सबसे टॉलेस्ट बनेगा। एंड फेज 2 विल हैव coastal states pavilion to be developed by respective coastal states and union territories and hospitality zone। डिफरेंट डिफरेंट चीजें की जाएगी यहाँ पे। फेज 1 में हमने देखा सिंपल सा कि जो लोथल टाउनशिप है उसका रेप्लिका मॉडल, लाइट हाउस म्यूजियम का। देन आपका इंडियन नेवियर, जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसकी गैलरी एक बनाई जाएगी। फेज 2 के अंदर क्या होगा, जितने भी हमारे यूटीज हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनका जो कल्चर वाला सिस्टम है, उनका जो पेविलियन वाला सिस्टम, उसको थोड़ा सा क्या किया जाएगा, वहाँ पे शोकेस किया जाएगा। और हॉस्पिटैलिटी जोन जो होगा विद मैरीटाइम थीम, इको रिजॉर्ट, फिर आपके रिक्रिएशन ऑफ रियल टाइम लोथल सिटी, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, हॉस्टल एंड 4 थीम वेस्ट पार्क। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या होंगी यहाँ पे बनाई जाएगी अंदर, और म्यूजियम में आपको बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखाया जाएगा। अभी आपके लिए होमवर्क है, लोथल डॉकयार्ड के बारे में यहाँ पे बड़ा डिटेल में अच्छे से बताया है, क्योंकि ये आपका अगर लोथल न्यूज में है। इसके साथ ही आपके लिए एक होमवर्क और है, अगर लोथल न्यूज में है तो आपको सारी की सारी जितनी भी हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। कौन किस किसने उनको आपका वहाँ पे डिस्कवरी की है, कौन सी नदी के किनारे पे है, और कौन कौन से, जैसे हड़प्पा है वहाँ पे क्या खास चीज पाई गई है, मोहनजोदारो जैसे वहाँ पे एक स्नानागार बहुत फेमस मिला था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहाँ पे खास खास कहाँ पे क्या मिला हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है। और क्योंकि अगर लोथल न्यूज में है तो बाकियों से रिलेटेड आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए, हड़प्पा के बारे में पूछ लेंगे या फिर मोहनजोदारो के बारे में पूछ लेंगे। हल्का सा मैं बता देती हूँ, लोथल एक कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, लोथ प्लस थल, जो कि गुजराती में मतलब होता है द माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, माउंड ऑफ द डेड लोथल को भी बोला जाता है, आपने अगर देखा होगा तो मोहनजोदारो को भी बोला जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पे माना जाता है कि पहले यहाँ पे ऐसे से कुछ पुराने वक्त में बहुत ही, मोहनजोदाड़ो को तो माना जाता है कि बहुत ही एडवांस लेवल की वहाँ की जो प्लान्ड सिटी हुआ करती थी, उतनी प्लान्ड आज की डेट में नहीं होती। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था। तो हमें कैसे पता, हम तो नहीं रहे हैं उस ईरा में। तो जो डिस्कवरर थे उन्होंने पूरा जब निकाला वहाँ पे उसको, उस साइट को, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, तो उन्होंने देखा वहाँ पे, है ना। और हमें भी मिलते हैं उनके अवशेष देखने के लिए। तो ये आपने पूरा अच्छे से पढ़ के आना है। जैसे एंशियंट साइट ऑफ लोथल, जिसको प्लेस ऑफ द डेड बोलते हैं, 1954 में एसआर राव ने इसको डिस्कवर किया। मैं मोटी मोटी सी हेडिंग बता देती हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे द माउंट ऑफ द डेड, फिर एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है लोथल की, ये डॉकयार्ड हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट हमें पता है ये लोथल कहाँ पे, गुजरात में है, तो हमारी गुजरात में है ये। दूसरा, रफली 200 मीटर लॉन्ग और 35 मीटर चौड़ा हुआ करता था यहाँ का जो डॉक था। फिर आपकी जो सिल्टेशन होती थी, एसेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, हाई टाइड्स भी रहे, उसके लिए भी बहुत अच्छे से इनका, ये रिवर की मेन करंट वेरे को क्या करते थे, अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करते थे। इस डॉक को इस तरीके से तैयार किया गया था। और उसके बाद लोथल्स लोकेशन वाज परफेक्टली सूटेड फॉर अ डॉग। इसका जो सिचुएशन, इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल बेस्ट है डॉग के लिए था, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया। देन 1954 में एसआर राव के द्वारा इसको क्या किया, डिस्कवर किया गया। जो एग्जीबिशन थी साइट की 1955 से लेकर 1962 एस्टैब्लिश्ड लोथल एज अ हड़प्पन पोर्ट टाउन एंड अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सैमी जैम्स के बीड्स मिले हैं यहाँ पे, जो होते हैं ना पत्थर होते हैं, स्टोन के बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल स्टोन्स मिलते हैं आपको, जिसकी माला मूला बनती थी, बीड्स। और तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। तो उन्हीं के बेस पे तो हम आइडिया लगाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हुआ करती थी होगी। फिर अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो लोथल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द सिटाडेल एंड अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कोई भी जगह होती है ना, एक दिन हमने किया भी था, शायद से अगस्त वाले में आया था क्वेश्चन, तो वहां पे भी मैंने आपको समझाया था सिटाडेल और ये क्या होता है। 2 रीजन होते हैं, जैसे कि ये एक रीजन होता है, आपने देखा होगा शहर होगा कोई भी, तो यहाँ पे ना पूरी किलाबंदी की होगी, ऐसे को दिखेगा आपको। यहाँ पे फोर्ट है, कोई भी फोर्ट देखना आप, चाहे आप राजस्थान में चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप कांगड़ा का किला देख लीजिए। और ये वाला रीजन जो जिसकी प्रॉपर किलाबंदी हुई हुई है, इसको बोलते हैं अपर टाउन, या इसको बोलेंगे जहाँ पे आपके राजा वीर रह रहे हैं सिटाडेल, वो होता है सिटाडेल। और यहाँ नीचे बस्ती होगी पूरी,
यहाँ पे छोटे छोटे आपको घर दिखेंगे, लोग दिखेंगे, उनके छोटे छोटे पूरा शहर बसा होगा आपका, वो होता है लोअर टाउन। तो ये हो गया लोअर टाउन, और ये हो गया आपका सिटाडेल, या इसको बोल सकते हैं हम अपर टाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप, है ना। तो सिटाडेल एक ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन वॉल होती थी कि आपने बहुत अच्छे से फोर्टिफिकेशन की एक दीवार लगाई हुई है, एंड द सिटाडेल वाज सराउंडेड बाय अ 4 मीटर टॉल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, या फिर जो 4 मीटर जो टॉल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से उसको क्या घिरी हुई होगी चारों तरफ से। अ बेयर हाउस वाज आल्सो डिस्कवर्ड इनसाइड द सिटाडेल, और जो बेयर हाउस होते हैं आपके वो पाए गए हैं कि सिटाडेल के अंदर मतलब देखने को मिले हैं। लोअर टाउन में एक बीड फैक्ट्री होगी, टाइडल डॉकयार्ड हो गए, वो डिस्कवर किए गए हैं। लोथल की बात की जा रही है, अगर लोथल में देखिए भाई सिटाडेल वाला जो रीजन था वहां पे देखने को मिला कि हाँ देखो मेजरली क्या होता है ना आपका, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो सिटाडेल होते हैं मेजरली होता है प्रॉपर से आपका पूरी किलाबंदी की हुई है, फोर्ट बना हुआ, फोर्टिफिकेशन हुई है अच्छे से, है ना। लेकिन लोथल के केस में क्या होता है कि सिटाडेल में वहां पे ना आपको बड़ी अच्छी फोर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी देखने को, बड़ी ऊंची 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 दीवारें नहीं होंगी वहां पे, बड़े कोई किले वैसा नहीं है प्रॉपर से। यहाँ पे मिलेगा आपको सिर्फ 4 मीटर की टॉल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मतलब किस तरीके से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके का क्या है, एक 4 मीटर की दीवार लगा दी हुई है मड ब्रिक की, वो भी आपकी जो मिट्टी की जो ईंटें बनती थी उसकी क्या कर दी, एक दीवार लगा दी हुई है। और देखने को मिला कि उसके अंदर ना एक बेयर हाउस भी मिला है सिटाडेल में। फिर लोअर टाउन में देखा कि बीड की फैक्ट्री लगी है, टाइडल डॉकयार्ड वर ये सब डिस्कवर किए गए, जैसे ये साइड में इन्होंने मेंशन कर दिए हुए हैं, ये इसको उन्होंने लोअर टाउन बना दिया है। पर मेजरली बहुत अच्छे लेवल पे अगर आपने देखना तो सिटाडेल थोड़ा हाई एरिया होता है, और उसको प्रॉपर से किला बनाया होता है, और नीचे होता है प्लेन एरिया। और कॉम्पास एंड एन इवोरी स्केल वर डिस्कवर्ड एट लोथल, तो एक कॉम्पास जो होता है इसका मतलब कॉम्पास भी उस टाइम हुआ करता था, और इवोरी स्केल भी देखा गया है वहां की साइट के पास। फिर रिलीजन में अगर लोथल के जो लोग हैं वो वर्शिप करते हैं फायर गॉड को। क्यों, कैसे पता चला, वही वहां पे जो हमें चीजें मिली देखने को। स्पेकुलेटेड टू बी द हॉर्न डेटी डिपिक्टेड ऑन द सील्स नेम्ड अथा, अथर या अर्का। फिर वूरियल प्रैक्टिसेस आपकी जो थी हुआ करती थी उनकी। एट लोथल द वूरियल पीट्स वाज लाइंड विद ब्रंट ब्रिक्स इंडिकेटेड द यूज ऑफ कॉफिन। तो वहां पे ना आपको ब्रंट ब्रिक्स देखने को मिले हैं, और देखने को मिला है एक कि वहां पे ना वो कॉफिन का यूज किया करते होंगे, जब भी वो डेड बॉडी को डालते होंगे तो वो कॉफिन के अंदर डालते होंगे। फिर ट्विन वीरियल का भी मिला है देखने के लिए आपको, मतलब कि वहां पे ये देखने को मिला है आपको कि एक दो दो एक साथ उन्होंने क्या कर दिए, बरी कर दिए हुए हैं, दबा दिए हुए हैं, दो दो जने। तो 2 बिग पेयर्स ऑफ स्केलेटन्स देखने को मिले आपको। हाउएवर देयर इज नो क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती, लेकिन हाँ सती का कोई एविडेंस नहीं देखने को मिला है वहां पे, कि कोई सती का कोई किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं देखने को मिला कि वही सती हुआ करते थे होंगे उस टाइम पे कि नहीं हुआ करते थे। फिर बीड्स में वहां पे डबल आइड बीड्स मिली है अगाटे की फिर गोल्ड कैप बीड्स मिली है जस्पर की, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे। कर्नेलियन बीड्स आर अमंग दोज एट्रीब्यूटेड एज यूनिकली फ्रॉम लोथल। तो बहुत फेमस है माइक्रोसिलिंड्रिकल बीड्स स्टेटाइट के भी मिले हैं वहां पे देखने को, क्लोराइट के। तो ये मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। सागर टाट समृद्धि योजना, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं हमारे, उन्होंने लॉन्च किया था सागरमाला सागर तट, सॉरी सागर तट समृद्धि योजना। तो सागरमाला माला सागर तट समृद्धि योजना ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इन मार्च 2021। मार्च 2021 में जो एक विजन है हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, उसके तहत जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सागरमाला सागर तट समृद्धि योजना को लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने दे फॉर्मुलेटेड दिस डिटेल्ड प्रोजेक्ट टू एड्रेस द चैलेंजेस। क्योंकि आपके जो कोई भी नेशन होता है जो जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है, कुछ तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी होती हैं, पर आपको पता है हमारा प्यारा भारत लैंड लॉक्ड नहीं है पूरी तरह से। आपका हाफ हमारा लैंड लॉक्ड है, और नीचे वाला रीजन हमारा कैसा है, आपका कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आती हैं आपकी, सॉरी कितने स्टेट आते हैं हमारे, 9 स्टेट हैं हमारे इंडिया की, जो क्या करते हैं आपके वाटर बॉडी के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग करें, मैं आपको बता देती हूँ, लाइक जैसे इस तरीके से यहाँ से शुरू हो जाता है गुजरात, है ना। उसके बाद कौन सा आ गया आपका यहाँ पे, महाराष्ट्र, देन आपका गोवा, देन आपका कर्नाटका, देन आपका केरला, देन आपका तमिलनाडु, देन आपका आंध्र प्रदेश, देन आपका उड़ीसा, देन आपका
वेस्ट बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके 9 स्टेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपके कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर बॉडी के साथ है। तो कोस्टल स्टेट कितने हो गए आपके टोटल? 9। ये भी पता होना चाहिए आपको। Then the Sagar Tat Samriddhi Yojana has identified a total of 1,049 projects with an estimated cost of Rs 3,62,229 crores. The 4 key areas in which this initiative falls include, जैसे कि कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या करेंगे, जो कोस्टल रीजन है आपके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कोस्टल टूरिज्म को। अब सोचो आप ना, लोथल के अंदर इतना बड़ा म्यूजियम बनेगा, क्या आपको या मुझे नहीं लगेगा, हम अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी चाहेंगे कि हम वहां जाएं, उस जगह को हम क्या करें, देखें, एक्सप्लोर करें। जिनके पास होंगे वो तो चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, उस जगह के लिए टूरिस्ट हो जाएंगे। तो कोस्टल टूरिज्म क्या होगा, बूस्ट होगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव रखे थे उन्होंने इसके अंदर कि हमने इन एरिया पे फोकस करना है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे, तभी वहां पे क्या होगा, अच्छी इकोनॉमी भी मतलब आपका क्या होगा, बूस्ट होगी। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला प्रोग्राम को अप्रूव, नाम से पता लग रहा होगा आपको, सागरमाला मतलब जो भी आपकी वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट करना है, आपकी जो भी वाटर वाली एरिया है आपके। द सागरमाला प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2015। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत न्यूज में रहता है सागरमाला। जो आपका सागरमाला प्रोग्राम है ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2015 में। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी फर्स्ट टाइम बने थे, है ना, मतलब 2014 में ही बने थे ना मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री। बस उसके बाद उन्होंने बोला अब स्टार्ट हो जाओ काम पे काम। 2015 में सबसे पहले उन्होंने अप्रूवल दिया सागरमाला प्रोग्राम को, जिसका एम था होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब आपका दूसरा आंसर आपको मिल गया ये। अब आपको पता होना चाहिए, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कितना हमारा कोस्ट लाइन वाला कितना एरिया है, हमारा लैंड वाला कितना है। तो ये कितना है आपका, देखो वो भी बता दिया पूरा। तो 7516 मतलब कि 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी। तो उसको हमने मॉडर्नाइज करना है, मैकेनाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है। तो उसको हमने अच्छे से क्या करना है, डेवलप करना है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हैं आपके 9 कोस्टल स्टेट। द विजन ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एक्जिम मतलब EX से एक्सपोर्ट, IM से इम्पोर्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्जिम एंड डोमेस्टिक ट्रेड विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो विजन क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट का, यही था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर फोकस करना है और डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाना है, कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अच्छे से बूस्ट करना है, लेकिन कम से कम खर्चे में, कि कम खर्चा हो लेकिन इनकम ज्यादा हो। तो ये पूरा का पूरा जो आपका रीजन है इसको क्या करना है, डेवलप करना है। यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, तो इसको क्या करना है, हमने डेवलप करना है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि टूरिज्म बढ़े और कनेक्टिविटी बढ़ानी है इनकी आपस में, अच्छे से वाटर बॉडी में भी क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके वहां पे एक मतलब कि इनकम का सोर्स जनरेट कर सके एक अच्छे लेवल पे। सागरमाला could boast India's merchandise export to USD 110 billion by 2025 and create an estimated 10 million new jobs, 4 million in direct employment। और जब ये सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत देखो आप 10 मिलियन नई जॉब डायरेक्ट क्या हुई थी आपकी, मतलब कि क्रिएट हुई है इसके तहत। और 2025 तक का हमारा पूरा टारगेट था कि 110 बिलियन USD का हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। Next question. Which PSU has been awarded the Great Place to Work certification for January 2025 to January 2026 by the Great Place to Work Institute India? तो बोलते कौन सा PSU है आपका जिसको अवार्ड दिया गया है कि वो काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ग्रेट प्लेस टू वर्क, बढ़िया, आप वहां पे इजीली अच्छे से काम कर सकते हो। तो जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है भारत का, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दी जाती है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। देने वाला भी ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है, और जो अवार्ड है या सर्टिफिकेशन है उसका नाम भी ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो वो है हमारा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको बोला गया है बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे जाके आप बढ़िया जॉब करो, अच्छा काम मिलेगा और बहुत अच्छी जगह है। सेल सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकंड टाइम, और लगातार इसको 2 बारी इसको ये मिला है, सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकंड टाइम।
Steel Authority of India Limited has earned the prestigious Great Place to Work certification for January 2025 to January 2026, awarded by the Great Place to Work Institute, India. ठीक है, 1 सेकेंड है ना, 1 मिनट होल्ड करना. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, तो जब का सेल है, इट हैज अर्न द प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क, है ना. दिस मार्क्स द सेकंड कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन फॉर सेल, हैविंग फर्स्ट बीन सर्टिफाइड टू दिसंबर 2023 टू दिसंबर 2024. मतलब लास्ट ईयर भी इसको ही मिला था और इस बार भी दोबारा से इसी को मिला है. ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है that recognizes employers creating outstanding employee experience through a rigorous evaluation process. जब ये किसी भी आपकी कंपनी की या डिफरेंट इंस्टीट्यूट की क्या करती है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है. तो वहाँ की एम्प्लॉय से उनका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, पूरे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे. तो वो जहाँ का एम्प्लॉय बोलेगा नहीं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छे से हमें काम करने को दिया गया और माहौल बहुत अच्छा था, हर चीज़ क्या थी, बेस्ट थी, तो फिर उसी हिसाब से ये क्या कर देते हैं, फिर आपकी सिटेशन कर देते हैं और रैंकिंग दे देते हैं और सर्टिफिकेशन दे देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ल्ड सेंसस इन जनवरी 2025. 2025 जनवरी में आपका कोस्ट लाइन वेडर वर्ल्ड सेंसस हुआ, फर्स्ट एवर. तो कौन सा स्टेट बन गया ये कंडक्ट करने वाला? कोस्ट लाइन वेडर वर्ल्ड सेंसस क्या होता है, नाम से समझ गए होंगे आप, कोस्ट लाइन पे किया हुआ है, ये मतलब कि आपका तट पे. वेडर होते हैं आपके तट पक्षी, ऐसे पक्षी जो तटों पे रहते हैं, ऐसे जो रिवर सिस्टम है आपका, वाटर बॉडी उसके तटों पे रहते हैं, वो होते हैं आपके वेडर्स. तो कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ल्ड सेंसस किया गया गुजरात के द्वारा. तो गुजरात बहुत न्यूज में है, देखो वहां पे आपके लोथल में सबसे बड़ा वो भी बनने जा रहा है, हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, ऊपर से लोथल न्यूज में रह गई है. तो कंट्री का फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेडर वर्ल्ड सेंसस टू बी कंडक्टेड इन जामनगर. तो 3 से 5 जनवरी के बीच में हुआ ये सेंसस, आपका जनगणना हुई कोस्ट लाइन वेडर वर्ल्ड सेंसस, और फर्स्ट टाइम हुआ है ये. इन अ फर्स्ट द गुजरात गवर्नमेंट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात will conduct the census of coastal and wader birds at the Marine National Park and Marine Sanctuary in Jamnagar. तो आपका जो मरीन नेशनल पार्क है वहां पे और जो मरीन सेंचुरी है जामनगर के अंदर, वहां पे इन्होंने इसको कंडक्ट किया. Marine National Park and Sanctuary Area is the home to around 300 species of resident and migratory birds. देखो ये भी हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमारे हिमाचल के अंदर भी पोंग डैम में आपको पता है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, है ना, साइबेरिया से, राजस्थान वाले रीजन में भी आती हैं, दूसरी जगह से. तो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होती है? माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कर लेती हैं. अभी यहाँ का मौसम उनके लिए बेस्ट है तो वो यहाँ पे रहेंगी, जैसे यहाँ का मौसम उनके लिए हार्श बनने लग पड़ेगा तो वो वहां से क्या करेंगी, दूसरी जगह चली जाएगी जहाँ पे मौसम उनको क्या मिलेगा, उनके अकॉर्डिंग का मिलेगा, वो माइग्रेट कर जाती हैं. तो जो मरीन नेशनल पार्क है, सेंचुरी एरिया है, ये होम है लगभग आपका जो 300 स्पीशीज हैं जो रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका. The Marine National Park and Marine Sanctuary in Gujarat is India's first marine national park, spread across 3 districts of the state: Devbhoomi, Dwarka, Jamnagar and Morbi. जो आपका मरीन नेशनल पार्क है और मरीन सेंचुरी है गुजरात के अंदर, वो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है जो लगभग आपका 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है. मतलब गुजरात की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, देवभूमि द्वारका है आपकी, मतलब द्वारका, जामनगर और मोरबी, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये, और ये भारत का पहला ऐसा मरीन नेशनल पार्क है जो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will receive the Satyajit Ray Memorial Award during the Third Eye Asian Film Festival 2025? 2025 के अंदर जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसने जीता, किसने रिसीव किया? तो ये किया है रफीक बगदादी जी ने. तो रफीक बगदादी जी को मिला है ये, याद रखना कौन सा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगे भी आपको लग जाएगा पता. तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ
2025 का। और अवार्ड कौन सा है ये? सत्यजीत रे मेमोरियल। तो ये मिला है रफीक बगदादी जी को। 21 थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये हुआ मुंबई थाने के अंदर 10 से 16 जनवरी के बीच में। कौन से नंबर का? 21 थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये है रफीक बगदादी जी। द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इनिशिएटेड बाय द एशियन फिल्म फाउंडेशन इन 2002। तो एशियन फिल्म फाउंडेशन ने 2002 में स्टार्टिंग की कि हम थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मनाया करेंगे। तो 2002 से मनाना शुरू किया था। रिनाउंड लिरिस्ट एंड आपके स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर विल बी ऑनर्ड विद द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। तो जावेद अख्तर जी को भी मिला है और रफीक बगदादी जी को भी मिला है। लेकिन जो आपके जावेद अख्तर है उनको क्या मिला है? उनको मिला है एशिया का जो सिनेमा कल्चर अवार्ड, मतलब एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड मिला है उनको, जावेद अख्तर जी को। और जो है आपके रफीक बगदादी जी, इनको मिला है सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। दोनों में आपका डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो सत्यजीत, रफीक बगदादी जी हैं तो बगदादी, लेकिन भाई सत्य बोलते हैं, है ना, तो अच्छे हैं ये। सत्यजीत रे अवार्ड मेमोरियल अवार्ड दे दिया इनको। बगदादी नहीं है ये, मैं बस ऐसे मतलब याद करने के लिए बोल रही हूँ, ट्रिक जैसी दे रही हूँ। रफीक बगदादी। और जावेद अख्तर जी को तो कौन ही जानता है, तो जावेद अख्तर जी को दिया गया है आपका एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। ये है जावेद अख्तर जी। वाइल जर्नलिस्ट रफीक बगदादी विल रिसीव द सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो रफीक बगदादी आपके क्या है? जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सेकंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल इन 2024? तो कौन बन गई हैं वो जिन्होंने दूसरा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है? रैपिड बड़ी तेजी से खेला जाता है ये। तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024 का किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है ये। तो कोनेरू हम्पी इज वर्ल्ड रैपिड चैंपियन। ये है कोनेरू हम्पी जी। Indian chess grandmaster Koneru Humpy won her second women's world rapid chess championship title, beating Irene Sukandar of Indonesia. हराया किसको इन्होंने? इन्होंने हराया आपके इंडोनेशिया के आयरीन सुकंदर को। तो ये है कोनेरू हम्पी जी। हर फर्स्ट टाइटल इन 2019 एट जॉर्जिया, इनका फर्स्ट टाइटल जीता था इन्होंने 2019 में जॉर्जिया के अंदर। द टॉप रैंक्ड इंडियन इज only the second player after China's Zhu Wenju to clinch the title more than once. ये वाला जो आपका अवार्ड है, ये मतलब आपके जो गेम है, ये इससे पहले थी आपकी सिर्फ चाइना की जू वेंजुन, जिन्होंने 2 बार अपने लाइफ में इसको जीता था, तो इस टाइटल को। लेकिन अब हमारी कोनेरू हम्पी जी भी क्या बन गई है? आपकी 2 टाइम विनर बन गई है। एक बार इन्होंने 2019 में, मतलब 2019 में पहली बार जीता था जॉर्जिया के अंदर, और अभी इन्होंने दोबारा से ये आपका जीत लिया है। और हम्पी इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है। देखो कोनेरू हम्पी न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट। अब आपको पता है अगर इंडिया के फर्स्ट मेल ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो बच्चा जानता है कि विश्वनाथन आनंद जी हैं, लेकिन फीमेल ग्रैंड मास्टर भी शायद सब जानते होंगे, लेकिन कुछ होंगे बीच में नहीं पता होगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं ये, तो 2002 में बनी थी। अभी तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आपकी वैशाली रमेश बाबू, ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट कौन था वो पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगी। तो कोई भी चीज फर्स्ट होती है वो याद रखनी है आपने। इंडिया फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर थी आपकी कोनेरू हम्पी जी। कब बनी थी? 2002 में बनी थी। और इन्होंने अभी ये वाला आपका टाइटल जीत लिया है, 2 बार जीत लिया इन्होंने। एक बार इन्होंने पहले जीता था वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2019 में, उसके बाद अभी इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है इन्होंने। तो अब 2 बन गई है वर्ल्ड में, एक चाइना की जू वेंजुन है और एक बन गया आपकी कोनेरू हम्पी, जिन्होंने मोर देन वंस ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसेट ऑफ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट? जो एडीआर रिपोर्ट है इसके तहत इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट ने इनके अकॉर्डिंग बोलते इन्होंने ना पूरी लिस्ट बनाई है। उसमें इन्होंने बताया कि ये वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनके पास सबसे ज्यादा एसेट है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, और इस वाले के पास नंबर 2 पे, इस वाले पे सबसे कम है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है। पहले है एन चंद्रबाबू नायडू। जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं आपके, इज द रिचेस्ट सीएम इन इंडिया विद एसेट वर्थ ओवर 931 करोड़। तो आपके 931 करोड़ के साथ बोलते हैं ये बन गए हैं भारत के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर, और ये बिल्कुल सही बात है।
ऐसा ही बोला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने, इनकी जो रिपोर्ट आई है। एन चंद्रबाबू नायडू है रिचेस्ट सीएम। दूसरा, ममता बनर्जी इज द पुअरेस्ट सीएम विद एसेट्स वर्थ 15 लाख रुपीज। तो ममता बनर्जी को बोला गया कि इनके पास सबसे कम पैसा है, ये सबसे गरीब सीएम है हमारी, 15 लाख रुपए ही है इनके पास एसेट, बस। ये भी सही बोला है इन्होंने, ऐसा ही मतलब इनके अकॉर्डिंग यही है। एक्चुअल तो देखो किसी को नहीं पता कि किसके पास इन एक्चुअल कितना है, लेकिन जो जितना अपने एसेट शो करते हैं, आपको पता है सीएम के जब भी ये रिपोर्ट बननी होती है तो अपने जो भी एसेट है वो शो करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक होती है ब्लैक एक व्हाइट, तो इन्होंने व्हाइट वाला बताया हुआ है। द टोटल एसेट ऑफ 31 सीएम आर बर्थ आपका 1630 करोड़। तो टोटल एसेट बताया 31 सीएम जो है इस टाइम प्रेजेंट में हमारे प्यारे भारत में, उनकी टोटल एसेट बताइए आपकी 1630 करोड़। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से सोचो आप, चंद्रबाबू नायडू अकेले क्यों बताया गया है 931 करोड़ और टोटल 1630 है, तो उस हिसाब से बाकियों के पास कितना होगा। ओके, तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बोला गया है वो सबसे गरीब है, ये है चंद्रबाबू नायडू जी। Andhra Pradesh CM and Chandrababu Naidu is the richest CM in India with asset worth over 931 crore, while West Bengal Mamata Banerjee is the poorest with just 15 lakh rupees according to the ADI report, while India's per capita net national income or NNI was approximately 1,85,854 for 2023-2024. The average self-income of a CM is 13,64,310, around 7.3 times the average per capita income of the India. ये क्या बोल रहे हैं, हमें पता है ना, हम लोग जब बजट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम। तो अगर आप पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करें, यहाँ पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करें, एक आम इंसान की, एक एवरेज इंसान की अगर हम इंडिया की निकाले, तो वो अप्रोक्स आपकी 1,85,854 के करीब होती है 2023-24 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उसी चीज को एक सीएम से कंपेयर करोगे तो सीएम की बताई जा रही है लगभग कितनी है आपकी एवरेज सेल्फ इनकम, 13,64,310, जो कि एक एवरेज आम इंसान से कितनी है, 7.3 टाइम ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, किसी ने भी लिखना हो ना एग्जाम, मेंस जो एग्जाम होते हैं उसमें लिखना हो रिटर्न में, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू इज द सेकंड रिचेस्ट सीएम। तो दूसरे नंबर पे हमारे सबसे अमीर सीएम है पेमा खांडू जी, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के। एंड जम्मू कश्मीर के जो सीएम है आपके ओमार अब्दुल्ला, वो बेचारे सेकंड पोरेस्ट बताए हैं। अब हमने 4 रखने याद। सबसे अमीर कौन है आपकी, बोलो, एन चंद्रबाबू नायडू है ना। दूसरे नंबर पे अमीर कौन बताए, पेमा खांडू जी। और सबसे लास्ट में कौन बताए बॉटम में, ममता बनर्जी। उनसे थोड़ा सा ऊपर मतलब कि सेकंड लास्ट गरीब कौन बताए, आपके ओमार अब्दुल्ला जी। ये रखने हमने याद। कुछ बोल रहे हो, ओके। ओके, नेक्स्ट आपका, who has been appointed as the new governor of the Syrian Central Bank। आपसे पूछा जा रहा है जो नए गवर्नर कौन है सीरियन सेंट्रल बैंक के, अभी अपॉइंट किसको कर दिया गया नया गवर्नर सीरियन सेंट्रल बैंक के, तो ये बन गए हैं आपके मेसा सेवरिन। तो बड़ा सबर किया था इन्होंने, मई के महीने से सबर कर रही थी कि कब मेरे को नया गवर्नर बनाया जाएगा सीरियन सेंट्रल बैंक का। इसको हम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, सीरियन सेंट्रल बैंक, सीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनना कोई छोटी बात थोड़ी ना है ना, बड़ी मुश्किल से बनते हैं वहां के गवर्नर। तो मई के महीने से इंतजार कर रही थी, सब्र कर रही थी। तो मेसा सेवरिन, तो मेसा सेवरिन, सीरिया अपॉइंट्स मेसा सेवरिन एज फर्स्ट वुमेन टू लीड सेंट्रल बैंक। तो सीरिया ने अपॉइंट किया है मेसा सेवरिन को, फर्स्ट वुमेन है ये जो सेंट्रल बैंक को लीड करेंगी, ये दिख रही है आपको, और फर्स्ट वुमेन बनी है ये सीरिया की। देखो आपको पता है सीरिया कैसी कंट्री है ना, आपको पता ही है सब कुछ वहां के बारे में, कितना वहां पे टेररिज्म, बहुत सी चीजें होती हैं। अगर सीरिया में कोई भी नहीं चाहता कि सीरिया जाए, तो सीरिया ने अपॉइंट किया है मेसा सेवरिन को फर्स्ट वुमेन टू लीड सेंट्रल बैंक।
Syria's new rulers have appointed Mesa Severin, formerly a deputy governor of the Syrian central bank, to lead the institution as the first woman to do so in its more than 70-year history. आपको सीरिया न्यूज में रहता ही रहता है आपके थोड़ा सा आतंकवाद की वजह से और बहुत सी चीजों की वजह से। तो जो सीरिया के जो नए रूलर्स हैं उन्होंने अपॉइंट कर दिया मेसा सेवरिन को। पहली बार हो गया कि कोई 70 साल की हिस्ट्री में कोई विमेन बन रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये है आपका सीरिया। अब सीरिया के पड़ोसी देख लो कौन कौन है आपके, टर्की है, इराक है, जॉर्डन है ना। इसके लिए वैसे मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आपको सीरिया के सारे पड़ोसी याद हो जाए। एक सेकंड वेट करना। अच्छा वो है ही नहीं यहाँ पे, एक सेकंड बस। ओके सॉरी, आज आपको बार बार ना थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, मेरी बेटी बीच बीच में आ जा रही है। ओके अच्छा क्या बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि जो आपका सीरिया है, सीरिया न्यूज में है, तो अब देखो सीरिया के न्यूज में ना आपसे ये बहुत पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब रशिया और यूक्रेन न्यूज में था वॉर में, तो आपसे ना हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप एफकेट का एग्जाम दो, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, बताइए कि यूक्रेन है, यूक्रेन इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना। वैसे ही रशिया के पूछे जा रहे थे। अब अगर कोई भी दूसरा देश आपका न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल सीरिया न्यूज में है, तो सीरिया से भी पूछा जाएगा कि बताइए कि सीरिया किस के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक है एमतीजिल। एक लड़का है वो बोल रहा है एमतीजिल, एमतीजिल। एम से हो गया मेडिटेरेनियन सी, जो कि आपको यहां दिख रहा है। फिर टी से होगा आपका टर्की, और टर्की के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि टर्की इसका पुराना नाम हुआ करता था, लेकिन 2023 में इन्होंने चेंज किया है और अब इसे बोला जाता है तुर्की। अब इसने TURKIYE, तुर्की। आई से हो गया आपका इराक, जे से हो गया आपका जॉर्डन, जगह नहीं बची। आई से होगा आपका इजराइल, ठीक है, और एल से हो गया आपका लेबनान। एमतीजिल, तो ये आपके 5 कंट्री और आपका मेडिटेरेनियन सी, ये इसने पूरा घेरा हुआ है आपके सीरिया को, ठीक है। एमतीजिल, मेडिटेरेनियन सी, टर्की जिसको हम अब बोलते हैं तुर्की, देन इराक, देन आपका जॉर्डन, देन इजराइल, देन लेबनान, ठीक है। अब टर्की है या तुर्की, तुर्की की कैपिटल क्या होती है आपकी, अंकारा। इराक की कैपिटल क्या है आपकी, बोलते जाओ आपको पता होगा, जो अगर आपको पता है तो बता। क्या बोल रहे हो? इराक की बगदाद हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बगदादी है। और आपकी जॉर्डन मैंने याद करवाई थी, अगर आपको याद होगा, हम एक न्यूज पढ़ रहे थे जुलाई महीने की। मैंने कहा था ना, अम्मा ना बेचारी बोल रही है अगर तुमको जोर चाहिए ना तो दूध पियो। अब बताओ, अमान, अम्मा जोर के लिए बोले दूध पियो दूध पियो, अमान, अम्मा जोर लगाती रहती हैं, बड़ी बेकार सी ट्रिक है पर ठीक है। जॉर्डन का अमान, देन है आपका आई से हो गया इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है ये तो पता हो गया आपको, अभी अभी हम इसका जिक्र भी किया था ऊपर, जेरूसलम। देन है आपका लेबनान। तो लेबनान से मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि जो मेरी बहन लवी है ना वो बहुत बातें करती है, तो लेबनान की बेरूत, बातें से बेरूत, तो बुरा मत मानना बहना, ठीक है। तो लिख लिया था आपने सबने ये?
लिखवाना तो नहीं है ये? मैम रिपीट होते रहेंगे, इस तरह से याद उतरेंगे आप। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकपाल डे। स्टेटमेंट्स दी हैं कुछ लोकपाल डे से रिलेटेड। तो लोकपाल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 16th ऑफ जनवरी। 16th ऑफ जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे भी होता है जिसको अभी 2022 में शायद से स्टार्ट किया था हमारे मोदी जी के द्वारा, तो वो मेरे को आप बताओगे। वैसे तो हम पढ़ेंगे जब हम डेज करेंगे जनवरी मंथ के अच्छे से डेज और थीम्स करेंगे तो वहां पे आएगा ही। तो 16 जनवरी को लोकपाल डे ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। It was we observed for the first time in 2024. 2024 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ये स्टेटमेंट है आपकी गलत। Lokpal Day to be observed on January 16. The Lokpal is an anti-corruption authority in India that investigates allegations of corruption against public officials. लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है भारत के अंदर जो इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई आपका ऐसा तो नहीं पब्लिक ऑफिशियल ही है आपके, वही आपके साथ क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। जो देख रहे हैं हम करप्शन तो नहीं कर रहे हैं और उल्टा वो खुद भी करप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला एक बॉडी होनी चाहिए लोकपाल। Owing to establishment of the body called the Lokpal of India by notification issued on 16th of January 2014. तो 2014 में बोला गया था कि हाँ ठीक है एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए। Under Section 1 Clause 4, 16th of January of every year will be observed as the Lokpal Day. फिर बोला गया सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो है आपका उसके तहत कि 16 जनवरी को हम हर साल क्या क्या करेंगे, लोकपाल डे ऑब्जर्व किया करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना एज द चीफ गेस्ट। और जो आपके कौन थे रहे आपके चीफ गेस्ट, संजीव खन्ना जी। आपको पता है हमारे सीजीआई चेंज हो गए हैं, पहले हमारे कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी थे और अभी प्रेजेंट में कौन बन गए हमारे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं आपके संजीव खन्ना जी। जस्टिस A.M. खानविलकर इज द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खानविलकर जी भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में थे आपके पिछले साल 2024 में। जस्टिस A.M. खानविलकर इज द सेकंड चेयरपर्सन, वो बन गए भारत का जो आपका लोकपाल है उसके सेकंड चेयरपर्सन बन गए हैं खानविलकर जी। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। हम करते हैं 16 जनवरी को। अच्छा ठीक है जी 16 जनवरी को करते हैं, तो फिर आपके चीफ गेस्ट कौन रहे इस बारी तो लोकपाल डे के ऊपर, तो सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना जी। अच्छा तो सेकंड चेयरपर्सन कौन है लोकपाल ऑफ इंडिया के, A.M. खानविलकर जी। खान है बट विल है इनकी, मेरे को इंडिया का लोकपाल बनना है, तो खानविलकर। लोकपाल में क्या क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्बड्समैन, द कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन originated in 1809 in स्वीडन। तो ये देखो कितना पुराना कंसेप्ट है ये आपका ओम्बड्समैन का, लोकपाल का। ये 1809 में स्वीडन के अंदर क्या होता है, इसका ओरिजिनेट हुआ था ये। In India, the former law minister Ashok Kumar Sen became the first Indian to propose the concept of a constitutional ombudsman in parliament in the early 1960s. तो 1960 में आपके जो अर्ली 1960s थे उसके अंदर जो हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन जी, वो पहले इंडियन थे, उन्होंने प्रपोज किया था ये कंसेप्ट। उन्होंने बोला कि एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर भी। फर्दर डॉक्टर LM सिंघवी, बहुत फेमस है सिंघवी कमेटी, हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर। तो फर्दर डॉक्टर LM सिंघवी coined the term लोकपाल एंड लोकायुक्त इन 1963। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जो लोकपाल है और लोकायुक्त है ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन की गई थी, डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा। कब की गई थी, 1963 में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो जिस न्यूज में टाइम लगाना है ना उस न्यूज में मैं टाइम लगाऊंगी, बेशक आपकी वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो न्यूज शॉर्ट है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कुनेरू हम्पी जी ने आपका वो रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत ली, तो वहां पे नहीं हमें हिस्ट्री जानने की जरूरत, इतना बस इतना पता होना चाहिए कब उन्होंने पहली बार जीता था, अभी उनका सेकंड टाइम था, वो फर्स्ट फीमेल थी, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट उनका पता होना चाहिए बस। लेकिन ये वाले पार्ट्स ऐसे हैं कि जहां से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका एग्जामिनर, इसी करंट अफेयर से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देगा। तो LM सिंघवी ने ये दी थी टर्म लोकपाल और लोकायुक्त, कब दी थी, 1963 में दी थी। कंसेप्ट बहुत पुराना है, 1809 में स्वीडन में इसका ओरिजिन हो चुका था, भारत में 1960 में बात की गई थी। लेटर इन द ईयर 1966 द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन passed recommendations regarding the setting up of 2 independent authority at the central and state level। बोला एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए, एक सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। लोकपाल बिल was passed in लोकसभा in 1968।
1968 में फिर लोकपाल बिल को पास किया गया लोकसभा में, बट लैप्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ही आपकी डिसॉल्व हो गई थी, तो वो भी लैप्स हो गया। सिंस then the bill was introduced many times in Lok Sabha but has lapsed। बड़ी बार ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल आपका, लेकिन किसी रीजन से लैप्स हो जा रहा था बार बार। फिर फर्दर 2002 में द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त। फिर 2002 में जो नेशनल कमीशन इसके लिए पूरा एक क्या बना आपका NCRWVC, उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने बोला कि लोकपाल और लोकायुक्त अपॉइंट होने चाहिए। फिर 2005 में द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने भी रिकमेंड किया सेम, बस कर रहे थे रिकमेंड लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। देन अन्ना हजारे जी, बहुत फेमस आपको पता है, द अन्ना हजारे मूवमेंट ऑल्सो नोन एज इंडियाज अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, यही बोला जाता था उसमें यही बात हुई थी, आम आदमी, और वहीं से आपकी एक पार्टी निकल के आई थी जिसके आज की डेट में जिसका अब कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है दिल्ली के अंदर, है ना, आम आदमी पार्टी। तो जो अरविंद केजरीवाल जी थे वो इसी से जुड़े हुए थे। तो बाद में फिर आपको पता है फिर बड़ा कुछ हुआ। द अन्ना हजारे मूवमेंट ऑल्सो नोन एज इंडियाज अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट वॉज लीड बाय द सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी के द्वारा शुरू किया गया था। हु बिगेन अ हंगर स्ट्राइक, बहुत फेमस ही, बहुत मतलब बच्चे को पता होगा उस टाइम बहुत ज्यादा लोग वो आम आदमी करके वो कैप्स ही पहन रहे थे और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। कब? अप्रैल 2011 में, टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इफेक्टिव एंटी करप्शन बॉडी नोन एज द लोकपाल। वो भी इसी की बात कर रही थी कि एक लोकपाल होने चाहिए। आप लोग तो भी सरकार में बैठ के अंदर करप्शन करते हो, हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो आपके ऊपर भी नजर रखे, क्या हमारी गवर्नमेंट भी तो नहीं करप्शन कर रही है। अब जो ऐसी बात कर रहे हैं कि आपकी जो स्टेट के सीएम है उनके अगेंस्ट ही आपने लोकायुक्त बिठा देने, लोकपाल बिठा देने, तो वो कहाँ करने देंगे। तो वही बार बार ना कोलैप्स हो जा रहा था। इन्होंने भी वही बात की। एज ए रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड पास इनटू लॉ इन 2013। फिर बोला ये जो मूवमेंट हुई पूरी आपकी अन्ना हजारे मूवमेंट जो हुई, जिसको हम इंडियाज अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका रिजल्ट मिला फिर 2011 में हुई थी। उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। 2013 में फिर फाइनली क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लोकायुक्त बिल या लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और वो 2013 में पास हो गया और वो बन गया कानून। The president gave his assent to the bill on the January 1st, 2014 and it came into force on 16th of January 2014। फिर प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया फाइनली कि ठीक है जी मेरी मोहर। आपको पता है देखो, जब भी लोकसभा में राज्यसभा में पहले क्या होता है, पहले वहां पे बिल आता है। बिल कब तक वो कानून नहीं बनता है अगर वहां पे वो पास भी हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। कुछ होते जो लोकसभा में डायरेक्टली पास हो जाते हैं। फिर फाइनली आपको पता है लास्ट क्या है, हमारे जो देश के जो हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के, वो है हमारे प्रेसिडेंट जी। फिर वो फर्दर उसके ऊपर अपने साइन करेंगे, तब जाके वो पूरा प्रॉपर से क्या हो गया, पास हो गया आपका। और जैसी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसके ऊपर असेंट देंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और मोहर लगा देंगे अपनी, तो वो फर्दर वो बिल क्या बन जाता है, आपका कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द कन्फर्ड द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023 बाय संबलपुर यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो गंगाधर नेशनल अवार्ड है जो पोइट्री के लिए दिया जाता है, तो 2023 के लिए वो संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे दिया गया, वो दिया गया प्रतिभा सतपथी जी को। ये है आपकी प्रतिभा सतपथी जी। इनके प्रति ना ऐसे कर सकते हैं कि पोइट्री के प्रति इनका बड़ा सद्भाव था, पोइट्री के प्रति सद्भाव था। तो प्रति से हो गया प्रतिभा और सद्भाव से हो गया सतपथी। तो पोइट्री के लिए दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। क्या नाम है अवार्ड का, गंगाधर नेशनल अवार्ड। तो ये एक ओडिया पोइट है, ये भी पता होना चाहिए फिर आपको, अगर पोइट तो है लेकिन कैसी पोइट है, ये ओडिया पोइट है प्रतिभा सतपथी जी, और इनको गंगाधर नेशनल अवार्ड दिया गया पोइट्री के लिए 2023 का बाय द संबलपुर यूनिवर्सिटी, जब उनका फाउंडेशन डे चला हुआ था संबलपुर यूनिवर्सिटी का ही 58 नंबर का। तो सतपथी एक रेसिपिएंट भी रह चुकी है साहित्य अकादमी अवार्ड की, जो कि उनको 1960 में मिला था शेषजना के लिए, ठीक है, विद शेषजना। इसमें अवार्ड क्या कैरी किया जाता है, एक सिटेशन, एक सॉल और कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख। अभी इस न्यूज में कुछ नहीं था हमें ज्यादा डिटेल में जानने के लिए, तो इसके बारे में इतना ही होगा, जहां होगा डिटेल वहां हम करेंगे डिटेल। ओके, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Consider the following statement regarding India's Antarctic research program. Maitri 2 is being established to replace the Bharti Research Station. The program is managed by the National Center for Antarctic and Ocean Research. Dakshin Gangotri was decommissioned after being submerged in ice.
तो बोले जो मैत्री 2 है उसको आपका एस्टेब्लिश किया गया है टू रिप्लेस भारतीय रिसर्च स्टेशन के लिए। दूसरी स्टेटमेंट है द प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। जो ये प्रोग्राम है ये क्या क्या मैनेज करता है, जो भी आपका नेशनल सेंटर है अंटार्कटिक और ओशन रिसर्च का, उसको। दक्षिण गंगोत्री जो है ये डीकमीशन हो गई है आपकी आफ्टर बीइंग सबमर्ज्ड इन आइस। तो बिल्कुल ठीक है। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, मैत्री 2 को बोला गया कि भारती को रिप्लेस करेगी, वो नहीं, वो भारती को रिप्लेस नहीं करेगी, वो मैत्री को रिप्लेस करेगी। अभी प्रेजेंट में जैसे हमारे ना 3 हुआ करते थे अंटार्कटिक में, एक मैत्री था, देन आपका दक्षिण गंगोत्री था, है ना, और एक भारती है। तो फिर दक्षिण गंगोत्री तो आपका सबमर्ज हो गया था क्योंकि वहां पे वाटर लेवल बढ़ गया था, वो आइस में सबमर्ज हो गया, आपका डीकमीशन हो गया। फिर ये मैत्री, तो मैत्री को रिप्लेस करने के लिए मैत्री 2 आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च को ये मैनेज करता है ये प्रोग्राम। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड आपकी करेक्ट है। इंडिया टू रिप्लेस मैत्री विद मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय 2029, 2029 तक हम इसको कर लेंगे रिप्लेस। एज इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री इन अंटार्कटिका इज एजिंग, उसकी एज हो रही थी, बोला अब इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह मैत्री 2 को हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। The new station, which will be built near the existing Matri station in East Antarctica, will have a capacity of around 90 scientists. ये जो नया स्टेशन बनेगा आपका, ये क्या करेगा, ये होगा आपका जो ऑलरेडी मैत्री स्टेशन है ना ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर, उसके पास ही ये बनेगा आपका, और इसकी कैपेसिटी होगी लगभग यहाँ पे आपकी 90 साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो ये मैत्री है, भारतीय है, दक्षिण गंगोत्री था लेकिन वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है, आपको पता है पूरा का पूरा बर्फ वाला रीजन है वो, है ना, वाटर वाली बॉडी वाला रीजन है। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे रीजन में अगर हम लोग अपनी नजर नहीं रखेंगे ना, कंट्रीज यहाँ पे नहीं जाएंगी, तो कोई कंट्री हो सकता है चाइना ही वहां पे कोई एक्टिविटी करने शुरू कर दे, पाकिस्तान वहां पे कोई एक्टिविटी करना शुरू कर दे, तो उसके लिए वहां पे एक्सपीडिशंस होते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने वहां पे ये बना देते हैं, सेंटर्स बना देते हैं, स्टेशंस बना देते हैं। तो इंडिया ने भी बनाया है वैसा ही, ताकि एक्टिव रह सके और एक ऐसे रीजन के लिए भी, मतलब फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की सिचुएशन हो तो उसको हम क्या कर सके, फेस कर सके। इंडियाज अंटार्कटिक प्रोग्राम, इट इज साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम अंडर द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। दूसरा, इसको 1981 में स्टार्ट किया गया था और भारत का पहला इंडियन एक्सपेडिशन था अंटार्कटिका का 1981 में। दक्षिण गंगोत्री को 1983 में बनाया गया था, कमीशन किया गया था, और 1989 में आपका मैत्री को किया गया था और भारती को 2012 में। लेकिन दक्षिण गंगोत्री सबमर्ज होगी आइस में 1988 और 89 में, तो जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डीकमीशन होगी, खत्म होगी ना। जब वो सबमर्ज ही होगी वहां पे तो वाटर लेवल वहां पे तो न रहने योग्य वो जगह थोड़ी ना होती है, तो वो कभी भी वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से स्टेशन को भी बहुत अच्छे से तरीके से वहां पे एस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिकली पोजिशन पे, एक प्रॉपर उसमें। तीनों याद होने चाहिए आपको। पहले दक्षिण गंगोत्री का हुआ था 1983 में, मैत्री 1989 में, भारती 2012 में। अब सबमर्ज कौन सा हुआ ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण गंगोत्री। अब मैत्री को रिप्लेस कर लेंगे हम 2029 में मैत्री 2 से, और फर्स्ट एक्सपेडिशन हमारा कब रहा था, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently became the youngest female in the world to scale the 7 highest peaks across 7 continents? तो कौन है हाल ही में youngest female बनी है आपकी वर्ल्ड में, जिन्होंने 7 जो हाईएस्ट पीक्स हैं 7 कॉन्टिनेंट में। 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, कौन कौन से हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है ना, आपका ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो सातों के सातों में क्या है, वहां की हाईएस्ट पीक भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है। तो सातों के सातों की जो आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक है, उसको जो है आपकी जनने वाली कौन बन गई है, काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या, इनमें बहुत काम करने की जागृति थी, बहुत काम करना है मेरे को चोटियां ही चढ़नी है, बोला बड़ा ही काम करना है, घर पे तंग कर दिया है, तुम ऐसा करो ना, पेरेंट्स ने बोला कि आप जाके ना चोटियां चढ़ लो, वही काम हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो काम्या जी ने ये कार्तिकेय वाला काम कर लिया, काम्या कार्तिकेयन। तो ये है आपकी, और क्लास 12 की स्टूडेंट है ये आपकी, और नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो मुंबई के अंदर है वहां पे ये पढ़ती हैं, और उन्हें हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब हर आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट्स अर्न हर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इंडिया का जो हाईएस्ट आपका नेशनल ऑनर होता है फॉर यंग अचीवर्स, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि जो भी 18 ईयर से नीचे वाले होते हैं उनके लिए जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिए जाते हैं, शक्ति की फील्ड में दिया था तो आपका बाल शक्ति पुरस्कार।
तो 2021 में मिला है इनको। और प्रेमलता अग्रवाल फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक्स इन 2013। और प्रेमलता अग्रवाल पहली इंडियन वुमेन माउंटेनियर थी जिन्होंने क्या किया था, जो 7 कॉन्टिनेंट की 7 ऊंची चोटियां 2013 में उनको स्केल किया था इन्होंने। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये फर्स्ट नहीं बनी है, ये यंगेस्ट बनी है। अभी हमने पढ़ी ना नीचे, एक फर्स्ट है एक आपकी यंगेस्ट है, ये आपकी सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाली बनी है। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी आपकी प्रेमलता अग्रवाल, तो उनको भी बड़ा प्रेम था माउंटेन से, तो 2013 में उन्होंने अपना मन का पूरा कर लिया था। अब हमारे लिए आ गया स्टैटिक पार्ट कि ठीक है, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका की कौन है सबसे हाईएस्ट पीक? माउंट किलिमंजारो। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताती हूँ मैं आपको, पहले पूरा कर लेते हैं। यूरोप का माउंट एल्ब्रस, यूरोप एल्ब्रस ई से दोनों। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसिज़ुको। साउथ अमेरिका माउंट अकांकागुआ। नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली। एशिया को तो माउंट एवरेस्ट सबको पता है। अंटार्कटिका माउंट विंसन। ये आपको सातों की साथ याद होनी चाहिए। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता है माउंट एवरेस्ट के बारे में हम जानते तो वर्ल्ड की भी हाईएस्ट है सबसे। ये ऐसे होती है रेंज पहाड़ों की, फिर उसमें से जाके एक ऐसे ऊंची होगी वो होगी हाईएस्ट, है ना। ऐसे होती है, मेजरली रेंज होती है ना, पूरी ऐसे रेंज होती है, फिर उसमें से एक, जैसे अब आपकी अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुको मैं बताती हूँ अच्छे से। जैसे देखो ऐसी होती है आपकी रेंज होती है ना, आपको पीछे भी तो दिख रही है, देखो जैसे हमने ये आप लोगो रखा है पंच हिमालय से का, तो इसमें भी आपको रेंज दिख रही है ना, कोई ये वाली ऊंची है ये वाली, तो ऐसे 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 होती है, इस तरीके से होती है रेंज, फिर उसमें से हाईएस्ट पीक होती है। लेकिन ये अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो पता कैसी है, ये बेचारी ना कोई इसके साथ रेंज नहीं है, ये है आपका मान लो अफ्रीका और ये बीच में ऐसे है अकेली। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये अकेली है बीच में ऐसे खड़ी हुई बेचारी, बस माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक वाली, ऐसा उसके साथ कोई पड़ोसी उसके साथ यहाँ ऐसे ऐसे रेंज नहीं है, बीच में अकेली है ये, ठीक है। तो यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की होगी आपकी माउंट कोसिकुज़को, और साउथ अमेरिका की होगी माउंट अकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका की होगी माउंट देनाली, और एशिया की होगी माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका की होगी माउंट विंसन। 7:30 तक करवाऊंगी मैं आज, क्योंकि लेट क्लास हुई है स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। जो आपका HSBC ताज क्रेडिट कार्ड है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है। इट इज इंडिया फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड, बोलिए भारत का जो फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड है। दूसरा, द कार्ड इज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड। ये जो कार्ड है ये लॉन्च किया गया है किसकी पार्टनरशिप, मतलब इसके लिए पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ। तीसरा, बोले इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन HSBC इंडिया एंड इंडियन होटल्स कंपनी। तो ये बोला है कि ये कोलैबोरेशन है एक HSBC इंडिया जो है और जो इंडियन होटल्स कंपनी, उन दोनों के बीच में क्या है, एक कोलैबोरेशन है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट थी कि भारत का पहला प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड है, जिसमें बहुत बढ़िया आपको सर्विस दी जाएगी, है ना, को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट, बिल्कुल सही है। दूसरा कि पार्टनरशिप की मास्टर, ये गलत है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये कोलैब किया है आपका HSBC इंडिया और इंडियन होटल कंपनी के बीच में। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। HSBC इंडिया एंड ताज ग्रुप लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड। ये देखो ये ऐसा है, HSBC इंडिया एंड इंडियन होटल्स कंपनी हैव कम टुगेदर टू लॉन्च HSBC ताज क्रेडिट कार्ड, इंडिया फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड क्राफ्टेड फॉर लग्जरी एंथुसिस्ट। बढ़िया, आपको अच्छा सा शानदार वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, अच्छे रूम, लग्जरियस लाइफ अंदर की जो भी होगी उनकी। अब वो स्टेटमेंट क्यों गलत होगी, उन्होंने बोला जी मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने कोलैब किया है, तो वो गलत है। इसको लॉन्च किया गया था कोलैबोरेशन विद वीजा, बस इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन सेलिब्रेट होता है 1 जनवरी को हर साल, बिल्कुल सही है। इंडिया डिक्लेयर 2025 as the year of defense reforms to transform the military into a technologically advanced force। बोलते भारत ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, की जो डिफेंस है उसमें हम क्या करेंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे। टू ट्रांसफॉर्म द मिलिट्री इनटू अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस फोर्स, कि आपका जो मिलिट्री वाला है वो है उसको हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना और
टेक्नोलॉजी की फील्ड को लेके जाना है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ना काफी टाइम से बात चल रही थी कि हमने क्या करना, हमारी जो आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके अंदर भी हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज्यादा हमारे वेपन्स भी बहुत एडवांस होंगे, तो उसके ऊपर हमने काम करना है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। 1 जनवरी को ही हम डीआरडीओ फाउंडेशन डे मनाते हैं। डीआरडीओ क्या है, एक R&D विंग है। R&D क्या होता है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीआरडीओ कब फॉर्म हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1958 को ये फॉर्म हुआ था, 1958 को 1 जनवरी को, फ्रॉम द एमलगमेशन ऑफ द देन ऑलरेडी फंक्शनिंग आपका जो TDE था, Technical Development Establishment of the Indian Army, and the Directorate of Technical Development and Production DTDP with the Defense Service Reorganization। क्या बोला जा रहा है कि डीआरडीओ बना बाद में आपका, कब, 1958 में, लेकिन ये एमलगमेट होके बना था, क्योंकि ऑलरेडी एक थी आपकी TDE, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी की, दूसरा था आपका DSO, डायरेक्टरेट, मतलब कि DSO का, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन का ही आपका डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, उनको मर्ज करके बना आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर समीर बी कामत। याद कैसे करने हैं, डीआरडीओ, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर डिफेंस के अंदर किसी को भी काम करना है ना, एक तो वो इंसान बड़ा कामी होना चाहिए और हर वक्त वो एक्टिव रहे काम करने के लिए, कि मेरे को काम कभी भी काम मिल जाए, मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहूंगा डिफेंस के लिए। तो डिफेंस और काम, लास्ट का वर्ड याद रखना है आपने, फिर आपका याद हो जाएगा। समीर नाम का लड़का बड़ा कामी है, वो बोला ठीक है तेरे को ना हम डिफेंस में डाल देते हैं, डीआरडीओ का ही चेयरमैन बना देते हैं। तो डीआरडीओ के चेयरमैन किसको बना दिया हमने, डॉक्टर समीर बी कामत को। इंडिया ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, कि जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, मिलिट्री है, कोस्ट गार्ड है, उनको हमने रिफॉर्म लेके आना है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी एडवांस फोर्स बनाना है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी है, मैम एनफ हो गया, काफी हो गया। 30 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, तभी जल्दी ओके कवर हो पाएगा। ओके ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका, वेस्ट बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी फॉर द 33rd टाइम इन द 78th एडिशन। तो जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती है आपकी, बोलते हैं 33rd टाइम, मतलब 33वीं बार जीती उन्होंने 78th एडिशन में। फिर दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, द विनर ऑफ द संतोष ट्रॉफी रिसीव अ कैश प्राइज ऑफ Rs 3 लाख। जो विनर है आपकी संतोष ट्रॉफी के, उनको कैश मिलता है, बोलते 3 लाख का प्राइस। द संतोष ट्रॉफी वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1941। जो संतोष ट्रॉफी है वो पहली बार कब हुई थी, बोलते आपके हेल्ड कब हुई थी, 1941 में हुई थी। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब पहली स्टेटमेंट की वेस्ट बंगाल ने आपका संतोष ट्रॉफी जीता 33वीं बार और 78th एडिशन था, तो 33rd टाइम मतलब इन्होंने ही जीत लिया, सोचो, है ना। फिर उसके बाद संतोष ट्रॉफी में बोलते हैं आपका ये सबसे पहली बार हुआ था 1941 में। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्ट बंगाल लिव संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग, हराया किसको, केरला को। तो केरला को हराया है इन्होंने संतोष ट्रॉफी में। वेस्ट बंगाल क्लींच द टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 33rd टाइम विद द 1-0 विन अगेंस्ट केरला इन द फाइनल ऑफ 78th एडिशन। हुआ कहां पे ये, GMC बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद के अंदर हुआ। संतोष ट्रॉफी इज इंडिया प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन फॉर स्टेट्स एंड यूटी। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफीज। यहाँ पे अब आ गया आपका स्टैटिक पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क, कि आपने देखना है कि जो डिफरेंट जैसे डूरंट कप होता है, संतोष ट्रॉफी होती है ना, अलग अलग से बहुत सी ट्रॉफीज होती हैं, कप्स होते हैं, वो पता होना चाहिए कौन सी गेम से रिलेटेड है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वो वीडियो बनाएंगे और साथ में क्लास लगाएंगे कि आपका मतलब कि स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो जो कोशिश करूंगी कि उसमें निमोनिक भी लेके आऊं ना, मैं ट्रिक्स भी लेके आऊं जिससे याद हो जाए। ओके, संतोष ट्रॉफी इज इंडिया प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन फॉर स्टेट एंड यूटी। जो स्टेट और यूटी होते हैं उनके लिए जो फुटबॉल कंपटीशन के लिए ये क्या है आपकी संतोष ट्रॉफी, एक बहुत बढ़िया आपका कंपटीशन है, होता है। और फिर इसमें क्या फुटबॉल की फील्ड से है ये। 1941 में इसको स्टार्ट किया गया था। वेस्ट बंगाल दैट नेम्ड बंगाल, हम जानते हैं उस टाइम वेस्ट बंगाल तो बहुत बाद में बना है, उस टाइम तो बंगाल हुआ करता था जिसके अंदर आपका बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों आता था, है ना। फिर बाद में डिवीजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, फिर आपका बन गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल दे दिया गया था आपका पाकिस्तान को और वेस्ट बंगाल ले गया था इंडिया में। फिर आपको पता है कि पूर्वी बंगाल जिसको हम ईस्टर्न बंगाल बोलते थे, उसने फिर बोला कि नहीं हमने एक बांग्लादेश बनना है। फिर 1971 में वॉर होता है, इंडो पाक वॉर, जिसमें
इंडिया हेल्प करता है, फिर आपका बांग्लादेश बन जाता है वो। और एक वक्त हुआ, अब वो एक अलग कंट्री बन गया है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल इज इक्वल टू बंगाल। Went on to win the inaugural Santosh Trophy title in 1941-42 after beating Delhi award winners। तो उस टाइम इन्होंने जब पहली बार जीता था तो उस टाइम इन्होंने दिल्ली को हराया था। हाँ, और विनर वेस्ट बंगाल के संतोष ट्रॉफी में आपका क्या हो गया, कैश प्राइज मिलता है 5 लाख। तो आपकी क्या होगी, ये गलत होगी ना। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि संतोष ट्रॉफी का जो कैश प्राइज होता है वो 3 लाख होता है, तो 3 लाख नहीं होता 5 लाख होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होगी। 3 लाख मिलता है किसको, जो रनर अप होती है, जो सेकंड नंबर पे आती है। तो केरला कमला गुप्ता ट्रॉफी दी गई उसको, किसको दी गई, जो सेकंड रनर अप उनको दी जाती है कमला गुप्ता ट्रॉफी, और आपकी 3 लाख का कैश प्राइज मिलता है। संतोष ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर महाराजा ऑफ संतोष नाउ इन बांग्लादेश। ठीक है, जो महाराजा ऑफ संतोश हुआ करते थे बंगाल के, जो कि अब बांग्लादेश वाले पार्ट में आ गया है, तो उनके नाम पे संतोष ट्रॉफी नाम बना था। सर मनमत्था नाथ रॉय चौधरी लीजेंडरी फिगर हुआ करते थे वो इंडियन फुटबॉल के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। वैसे मेरा मन तो था मैंने खत्म ही कर देना था आज ये, पर आप बोल रहे हो काफी हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, विच टीम वॉन देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग PKL टाइटल इन सीजन 11। तो कौन सी टीम है जिसने अपना मेडन प्रो कबड्डी लीग का टाइटल सीजन 11 का जीत लिया है, वो है हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने सबको ऐसे देखते ही रह गए सब के सब। और पटना पायरेट्स क्या होते हैं आपके, जो चोर होते हैं, चोर भी नहीं बोल सकते उनको, हिंदी में क्या बोलते हैं पायरेट्स को, जैसे जो होते थे ना आपके क्या बोलते थे पायरेट्स को, क्या बोलते हैं हिंदी में पायरेट्स को, जैसे वो नहीं होते हैं आपके पायरेट जहाज होते थे, समुद्री डाकू आई थिंक, हाँ कुछ ऐसे ही होते हैं जो आपके ओशन वगैरह में जाके वो डकैती करते हैं, वो होते हैं पायरेट्स। तो पटना पायरेट्स देखो, बड़े बड़े डाकुओं को भी इन्होंने ना ऐसे ही देखते रह गए और उनके हाथों से ना ऐसे ही इन्होंने ट्रॉफी क्या कर दी, स्टील कर दी। तो हरियाणा स्टीलर्स। विच टीम वॉन देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग टाइटल इन सीजन 11। तो हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी 2024 हरियाणा स्टीलर्स विन मेडन टाइटल आफ्टर बीटिंग पटना पायरेट्स इन फाइनल। तो फाइनल में इन दोनों के बीच में हुआ था और आपकी हरियाणा स्टीलर्स बन गई चैंपियन। हरियाणा स्टीलर्स बीट पटना पायरेट्स एंड क्लिच देयर मेडन Pro Kabaddi League PKL in the season 11 held at the Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex in Pune। हुआ कहाँ पे था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था आपका श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे के अंदर। एंड मोहम्मद रेजा सदौली ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे, ये याद रख लेना आपने, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके कौन रहे, मोहम्मद रेजा शदलोई। प्रो कबड्डी 2024 के 12 टीम्स हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली केसी, गुजरात जेंट्स, हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, तमिल थलाइवास, तेलुगु टाइटंस, यू मुंबा एंड यूपी यूधास। ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने हैं एक तो हरियाणा स्टीलर्स, दूसरे पटना पायरेट्स। तो पटना के पायरेट्स बड़े बड़े डाकुओं को भी इन्होंने स्टील मतलब हरा दिया और स्टील कर ली, वहां की चैंपियंस अपनी जो ट्रॉफी थी उन्होंने अपने हाथ नाम कर दी और इन्होंने ये जीत लिया आपका प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, तो यहीं तक करना है तो यहीं तक करते हैं। फिर 10 क्वेश्चन रह गए, अभी भी आपके 10-11 क्वेश्चन रह गए, फिर आपका जनवरी का जो वीक 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब जनवरी का वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे आपका अगस्त का फर्स्ट और सेकंड वीक कंप्लीट हो गया, फिर हम अगस्त का थर्ड वीक करेंगे, साथ साथ में करेंगे। जैसे अगस्त का थर्ड वीक चलाएंगे और जनवरी का हम वीक 2 चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पीछे का भी मतलब हो जाएगा और साथ में आप जो भी करंट में जो चीजें चल रही हैं वहां पे भी आप पहुंच जाओगे, क्योंकि दोनों चीजें पता होनी चाहिए। हेर फेर बहुत होती है, जैसे कि अगर हम सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की ही बात करें तो देखो, जब हमने 2024 का पढ़ा तो उस टाइम आपके कोई और थे, अभी प्रेजेंट में देखेंगे अगर हम बिल्कुल ही मैं तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि जो अभी बिल्कुल करंट में है, अगर हम मार्च में है तो हम मार्च की अपडेट लेके चलें। जैसे कि अभी हमको पता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं आपके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, है ना। तो अभी अगर हम पीछे का पढ़ेंगे तो हम पीछे वाला याद करेंगे और एग्जाम में आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी को भी ऐसा लगे कि हम पिछला पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर अपॉइंटमेंट होती है, कोई ऐसी चीज होती है जो मतलब चेंज होती रहती है, तो उसको ना हम अपडेट कर देते हैं साथ में कि अभी प्रेजेंट का भी हम उसमें क्या कर दे, ऐड ऑन कर दे, ताकि आप एग्जाम में गलत वाला ना करके आ जाओ। तो उसकी चिंता नहीं करनी है किसी ने भी कि ऐसा लगे कि भाई अगस्त का पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये, खास करके अपॉइंटमेंट्स।
डायरेक्टर जनरल, या फिर जैसे सीजीआई आपके चेंज हो गए हैं, डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर आरबीआई के, तो ये चीजें होती हैं, ये अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो उसमें हम पीछे का थोड़ी ना पूछेंगे, एग्जामिनर तो आपसे करंट पूछेंगे वो। बाकी जो ट्रॉफीज जीत रहे हैं वो तो चेंज नहीं हो सकता, तो वो तो आपका साथ साथ में ही चलेगा। ठीक है, ठीक है, बस करते हैं तो आज के लिए। आज की क्लास आपको बहुत लेंथी होगी। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।